तो दोस्तों जैसा कि यार आज क्लास 10th हिंदी का पेपर था जो कि अभी अभी छूटा है, देख सकते हो 2025 का सामान्य हिंदी का पेपर है। पेपर कोड देख सकते हो 801 BF कोड है। ठीक है, मस्त पेपर था, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। जिसने ये पेपर दिया उनके लिए भी बहुत आसान पेपर रहा होगा। तो मस्त तरीके से आज आपको इस पेपर को सॉल्व करके भी दिखाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हो समय 3 घंटे 15 मिनट का है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का था। ठीक है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित थे और यहाँ पे कई सारे निर्देश दिए हुए हैं जिनको आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो अब हम आपको पूरा ये पेपर सॉल्व कराते हैं। ठीक है, उससे पहले यार जो लोग नए हो चैनल पे यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपको इस पूरे पेपर को आप लोग देखो कैसे आपने कौन सा क्वेश्चन किया, आप मिला लो पूरा कि आपने सही किया कि नहीं। ठीक है, तो खंड नंबर आ है बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न था रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है। 4 ऑप्शन थे सदल मिश्र, इंसान अल्लाह खां, सदा सुखलाल, लल्लू लाल। तो इसमें मुंशी इंसान अल्लाह खां सही था। ठीक है, जिसने किया है सही वो लोग अपना अपना मिला लो और लास्ट में सबको कमेंट करके बताना है कि आपने 20 में 20 क्वेश्चन किए कि कितने क्वेश्चन आपके सही है, बताना। ठीक है, दूसरा है आजाद शत्रु नाटक के रचनाकार कौन है, तो याद रखना जयशंकर प्रसाद। ठीक है, फिर है शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक कौन है, तो वो है रामचंद्र शुक्ल जी। मतलब शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल। फिर है शुक्लोत्तर युग की समय अवधि क्या है, तो शुक्लोत्तर युग की समय अवधि जो है वो है सन 1918 से सन 1938 ईस्वी तक। ठीक है, फिर रचना है अनंत प्रकाश के रचनाकार, तो वो है धर्मवीर भारती जी। ठीक है, अनंत प्रकाश के रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती जी। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, पेपर आसान था, जिसने दिया वो लोगों के लिए पेपर बहुत आसान था। ठीक है, फिर है रीतिकाल की समयावधि। ठीक है, रीतिकाल की समयावधि, पहले ये वाला क्वेश्चन ना, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, तो नवीन उपमानों का प्रयोग। ठीक है, इसमें सी नंबर ऑप्शन सही था। सातवां रीतिकाल की समयावधि, तो वो है सन 1643 से 1843 ईस्वी तक। फिर है आधुनिक युग की मीरा कही जाती है, तो वो है महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक है, फिर नौवा है मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। ठीक है, इसमें बी नंबर ऑप्शन सही है। 10वां है केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं, तो केदारनाथ सिंह तीसरा सप्तक के कवि हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, तार सप्तक के, दूसरा सप्तक के, तीसरा सप्तक के या चौथा सप्तक के, तो तीसरा सप्तक के कवि है। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्यादा कठिन भी नहीं थे। फिर इसमें था जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। इसमें आपको रस बताना था, तो इसमें कंफर्म नहीं, हमारे हिसाब से करुण रस होना चाहिए। आप लोग बताना इसमें कौन सा ऑप्शन सही किया है आपने। ठीक है, इसमें हम कंफर्म नहीं, तो इसका आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, 12वां था रूपक अलंकार होता है उपमेय उपमान की समानता में, उपमेय उपमान के अभेद में, उपमेय उपमान की विशिष्टता में या उपमेय उपमान की हीनता में। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए, उपमेय उपमान के अभेद में। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर प्रश्न यहाँ पे कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 11 13 के विराम से 24 मात्राएं होती है। ठीक है, 11 13 के विराम से 24 मात्राएं होती है, तो इसमें आपका रोला छंद होना चाहिए। ठीक है, फिर परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग कौन है, तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, परि। ठीक है, फिर माता पिता में समास कौन सा है, तो माता पिता में समास है यहाँ पे द्वंद्व समास। ठीक है, माता पिता में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है आपका। फिर धीरज शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, तो धीरज शब्द का है धैर्य। ठीक है, फिर इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन था तस्य शब्द में विभक्ति और वचन बताइए, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ठीक है, जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता वो वाच्य होता है वो होता है भाववाच्य। ठीक है, इसमें सी नंबर सही था। विकारी पद शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 4 प्रकार के होते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इसमें शिक्षक जो था जातिवाचक संज्ञा शब्द था। ठीक है, तो इस टाइप से 20 क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आपके क्वेश्चन अच्छे गए होंगे। एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताना कि आपका पेपर में जो 20 प्रश्न थे इन 20 में आपने कितने सही किए हैं। ठीक है, इसके बाद भी आगे के क्वेश्चन भी आसान थे। देख सकते हो खंड बा जो वर्णनात्मक प्रश्न था, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये एक गद्यांश था जिसके आपको उत्तर देने थे। पहला था स्वस्थ होकर मुगल ने कहा माता तो फिर मैं चला जाऊं, स्त्री विचार कर रही थी मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य करना है तब। मतलब ये एक आपको दिया गया था और यहाँ पे आपको हिंट भी दी गई थी। ममता ने कहा क्या आश्चर्य है, तो आपको तुरंत पता चल गया इसके पाठ का नाम क्या था, ममता। ठीक है, ममता था जो कि जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ है। तो पहला प्रश्न था उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, तो सिंपल से लिख सकते थे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के आपका ममता नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, फिर था ममता ने किस उपासना का पालन किया। ठीक है, तो यहाँ से इसी क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यही से ढूंढना था कि ममता ने किस उपासना का पालन किया। ठीक है, यहाँ पे देखो कहा गया ना ये मुझे तो अपने धर्म
मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा कि ममता ने कहा कि मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जहां पे रेखा खींची हुई है इसकी पूरी आपको व्याख्या करनी थी, मस्त तरीके से आप कर सकते थे, आपके 6 नंबर पक्के हो जाते। ठीक है, या यहाँ पे अथवा लगा था, आप इधर वाला चाहते तो इधर वाला क्वेश्चन भी कर सकते थे, ये वाला कि अभी चंद्रमा के लिए अनेक उड़ानें बाकी। ठीक है, अनेक उड़ानें होंगी, दूसरे ग्रहों के लिए मानव रहित यान छोड़े जा रहे हैं। तो इसका भी आप कर सकते थे। ये आपका पानी में चंदा चांद में आदमी वाले चैप्टर से था, जो कि जयप्रकाश भारती जी का है। इसके 3 प्रश्न थे। उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम, फिर अंतरिक्ष में स्टेशन बन जाने से मानव को किसमें सहायता मिलेगी, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो ये गद्यांश भी अच्छा था। आपको दोनों में से एक ही करना था, जो आपको आया वो कर दिया होगा आपने। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कैसा गया पेपर। ठीक है, दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे मोर मुकुट की चंद्रकनु जो राजत नंद नंद। ठीक है, इसमें भी था उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखो। तो संदर्भ के लिए भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया था, बिहारी लाल जी का था ये। ठीक है, तो पद्यांश का संदर्भ लिख सकते थे। यहाँ पे ये सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गाद मनो नीलमणि सैल्पा आतप परो प्रभात, इसका आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी। इसके बाद पद्यांश में प्रयुक्त अलंकारों को पहचान कर उनके नाम लिखने थे। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है इसको आपको बताना था, जिससे आपको 6 नंबर यहाँ पे मिल जाते। ठीक है, इसके बाद अथवा वाला था, ये हे चिर महान वाला, जो कि हिमालय नामक शीर्षक से था और था किसका, महादेवी वर्मा का। आप चाहते तो ये वाला भी कर सकते थे। आपको पेपर में जो आया होगा आपने किया भी होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण थे और आसान पेपर था, कोई बहुत बड़ा पेपर नहीं था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे संस्कृत गद्यांश पूछा गया था। तीसरे पे कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला ये था आरचिका श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखरा, एक ही चंद्रशेखर वाला था। दूसरा ये था अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मतलब 2 संस्कृत गद्यांश से दोनों में एक करना था, जिससे आपको 5 नंबर मिलते हैं। संदर्भ सहित अनुवाद करना था, एकदम आसानी से आपने इसको भी कर लिया होगा। इसके बाद यहाँ पे संस्कृत श्लोक थे। ठीक है, कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से, ये वाला क्वेश्चन ऊपर कहाँ चला गया, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 श्लोक थे, दोनों में एक करना था, संदर्भ सहित अनुवाद आसानी से आपने कर लिया होगा। फिर 5वां प्रश्न था, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब देखो, हर जिले के लिए खंड काव्य अलग होता है। तो किसी के लिए मुक्ति दूत था, किसी के लिए ज्योति जवाहर था, किसी के लिए मेवाड़ मुकुट था, सबके लिए अलग अलग था। जो आपका रहा होगा आपने इसको भी आसानी से कर लिया होगा। ठीक है, इनमें से एक ही प्रश्न करना था, जो आपने पढ़ा वो आप आसानी से कर सकते थे। ठीक है, इस टाइप से देख सकते हो कितने सारे खंड काव्य आपको यहाँ पे दिए गए थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे था जीवन परिचय 5 नंबर पे, कि निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को उल्लेख कीजिए। चाहे रामचंद्र शुक्ल का लिख लो, रामधारी का लिख लो, भगवत शरण उपाध्याय का लिख लो, 5 नंबर मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी था, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को उल्लेख कीजिए। चाहे सूरदास का, चाहे मखनलाल चतुर्वेदी का, या सुभद्रा कुमारी चौहान का, आसानी से आप कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद 7वां प्रश्न यहाँ पे था, देखो कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक श्लोक आपने याद किया होगा तो वो लिख लिया होगा, 2 नंबर इसमें मिल गए। फिर इसके बाद अपने जनपद में स्थित किसी धार्मिक अथवा ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। 4 नंबर का पत्र आया था, आपने इसे भी अच्छे से किया होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हो, निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। ठीक है, उत्तर संस्कृत में दीजिए। हाँ, 4 प्रश्न थे, इन चारों में से किसी 2 के आपको उत्तर संस्कृत में देने थे, जिससे आपको 2 नंबर यहाँ से भी आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, फिर 10वां था, आपको एक विषय पर निबंध लिखना था। 7 नंबर का निबंध पूछा गया था। देख सकते हो बढ़िया बढ़िया निबंध आए थे। नारी शिक्षा, वनों के काटने से हानियां, किसी एक त्योहार का वर्णन, विज्ञान वर्धन, अवसाद, बेरोजगारी की समस्या। आसानी से आप 7 नंबर इसमें भी पा गए होंगे। तो इस टाइप से ये आपका 70 नंबर का हिंदी का पेपर था। आशा करते हैं सबका पेपर अच्छा गया होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि किसका पेपर कैसा गया है, कितने नंबर के आपके क्वेश्चन हुए। ठीक है, सब कुछ कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। तो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।